लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे क्वांटम नंबर्स। तो जल्दी से हम इन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं, रिव्यू दे देते हैं एक बार क्या क्या था हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। सो वी हैव डिस्कस दैट देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज द azimuthal quantum number, third one was the magnetic quantum number, and the fourth is the spin quantum number. Okay, so n describes the shell. It also determines the size of the orbital and the energy of electrons in it. ओके, एक तो इस शेल के बारे में बात करता है, दूसरा उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी की बात करता है, तीसरा उस ऑर्बिटल की बात करता है कि उसका साइज कितना है। ठीक है, जो भी उसके अंदर ऑर्बिटल होंगे उनके साइज की बात करेगा। ओके, तो सेकंड वाज द azimuthal quantum number which is represented by L. So L determine the subshell, okay, and the shape of the orbital. Shape of the orbital. ओके, n बता रहा है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, l क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑल्सो l डिस्क्राइब द एंगुलर momentum and it also contribute to the energy and contributes to the energy. ओके, सो अगर हमने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो किसी भी शेल में, in a nth shell there will be n subshells. ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शेल में हमारे पास देयर विल बी वन सबशेल। ओके, अगर हम बात करते हैं सेकंड शेल की तो सेकंड शेल में देयर विल बी टू सबशेल्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल. So there is one subshell in the first shell, there will be two subshell in the second shell. Okay, so next is the M. तो M के बारे में हमने पढ़ा था, it designates the orientation in the space. Orientation in space of the orbital. ठीक है, और orientation of the orbital in space. Okay, इसका बताता है. For example, we have n, कोई भी वैल्यू है n की, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, अगर l की वैल्यू वहां पे 0 आती है तो मीन्स वहां पे हमारे पास देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ m. ठीक है, तो m की जो वैल्यूज होती हैं दैट कैन हैव द 2l प्लस 1 वैल्यूज. ओके, व्हेन l इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू रहेगी वहां पे ओनली 1 वैल्यू रहेगी और दैट वुड बी द 0. ठीक है, एक वैल्यू रहेगी, वो कौन सी रहेगी, हमारे पास 0 रहेगी. व्हेन l इज इक्वल टू 1 है तो n कैन हैव द 2 into 1 plus 1, that means there are 3 values और वो कौन सी रहती हैं, from minus l to plus l including 0. तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास plus 1 0 and minus 1 3 वैल्यूज रहेंगी वहाँ पे. ओके, सो मीन्स वहाँ पे हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. ओके, तो l इज इक्वल टू 0 मीन्स वहाँ पे हमारे पास एक ही हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्बिटल रहेगा. ठीक है, और उसके लिए हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो 0 है, मीन्स वहाँ पे कोई भी उसकी कोई एंगल नहीं है, कोई भी उसका जो है यू कैन से कि दैट इज स्फेरिकल. ओके, उसका कोई भी हमारे पास कोई एंगल नहीं बन रहा किसी भी स्पेस में और किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द m. नेक्स्ट वाज द s. so at s represents the orientation of electron spin, that gives the orientation of electron spin. ओके, जिसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं. ओके, तो ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसकी क्या ओरिएंटेशन है उसके बारे में बताता है. अगर क्लॉकवाइज है तो हम उसको प्लस हाफ स्पिन लिखते हैं उसकी, अगर उसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है उसको हम माइनस हाफ लिखते हैं. ओके, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इसके बाद बात आती है कि अगर हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज अगर हम क्वांटम नंबर्स की फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में कितने ऐड किए जा सकते हैं, कितने किसी शेल या सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के किसी भी शेल और किसी भी सब शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर सकते हैं ये हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें एक जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत हेल्प करता है हमारा। ठीक है, तो क्या कहता है ये कहता है सपोज हमारे पास किसी एक शेल में कोई एक सब शेल है और उसके अंदर कोई एक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर सपोज करो हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास हमने देखा है कि एल की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। अगर एल की वैल्यू जीरो रहती है तो एम की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, बट जो एस है, एस की जो ओरिएंटेशन है वो दो हो सकती है, प्लस हाफ हो सकती है, ठीक है, या फिर ये चीज हो सकती है कि उसकी ओरिएंटेशन जो है माइनस हाफ हो, मीन्स उसकी अपनी स्पिन जो हो वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ओके, सो मीन्स किसी एक ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो वहां पे दो पॉसिबल हमारे पास स्पिन ओरिएंटेशन हो सकती है। ओके, तो यहां से हमारे पास रूल निकल के आया कि एक ऑर्बिटल में अगर हमारे पास बाकी सब चीजें सेम है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, तो वहां पे उसकी जो स्पिन होगी वो डिफरेंट होगी, मीन्स नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम स्पिन। ओके, सो यही से ही हमारे पास जो एक कंक्लूजन होता है जो निकल के आता है दैट इज दी एन ऑर्बिटल कैन हैव द मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसमें अगर उनकी स्पिन सेम है, किसी दो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अगर उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनकी स्पिन सेम है तो उनकी एन की वैल्यू डिफरेंट होगी, मींस नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम स्पिन। तो दैट वाज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो अगर बात करते हैं एस सब शेल की, तो एस सब शेल में हमारे पास हमने देखा है देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। ओके, तो उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करते हैं पी सब शेल की, मींस जब हमारे पास एल की वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है, सो वी हैव द थ्री ऑर्बिटल्स प्लस वन, जीरो एंड माइनस वन, सो वी हैव द थ्री ऑर्बिटल्स। So each orbital can have the two electrons. So there are three orbitals in the p subshell. So we can have the six electrons in that particular subshell. Okay. If we talk about the d subshell, so d subshell में हमारे पास there are m values. M can have the five values, that is minus two, minus one, zero, plus one, and plus two. So there will be five orbitals. Okay. So each orbital can have the two electrons. So there will be मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इन द डी सब शेल। ओके, वो डी सब शेल किसी भी शेल का हो, सब में क्या रहेंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हम बात करते हैं एफ सब शेल की, सो देयर विल बी एफ एल वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 3 रहेगी, सो एम कैन हैव फ्रॉम -3 टू +3 वैल्यूज, सो देयर विल बी 7 वैल्यूज, सो देयर विल बी 7 ऑर्बिटल्स। ओके, अगर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो वहां पे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी सबशेल में दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि ये एस सबशेल है, वो फर्स्ट शेल का भी हो सकता है, सेकंड शेल का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। इसी तरह से जो पी सबशेल है जिसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू 1 रहती है, तो वहां पे वो सेकंड शेल से स्टार्ट होके किसी हायर शेल तक हमारे पास ये हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हमने फाइंड आउट करने हो किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमारे पास अगर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, सो l कैन हैव द जीरो वैल्यू ओनली। ओके, सो मींस देयर विल बी ओनली one subshell, that is one s subshell. So when there is a one subshell, so उसके लिए m की वैल्यू क्या रहेगी, that would be 0, means there is only one orbital. If there is only one orbital, means it can have the maximum 2 electrons. When n is equal to 2, so l can have the two values, that is l is equal to 0 and l is equal to 1, means we have the two subshell, one is the 2s subshell and other one is the 2p subshell। और जब l की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो m की वैल्यू भी क्या रहती है, वहां पे 0 रहती है। ओके, तो मीन्स वहां पे हमारे पास एक ऑर्बिटल है 2 सबशेल में, और जब 2p सबशेल की बारी आती है तो हमारे पास l की वैल्यू 1 है, तो m will be having the values -1, 0 and +1, means there will be 3 orbitals. So we have the 3 orbitals in the 2p subshell. So 2 electrons can be accommodated in the 2s orbital, so there are 2 electrons, and 6 electrons can be accommodated in the 2p orbital, so there will be 6 electrons. अगर बात करते हैं सेकंड शेल की, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास, 4 ऑर्बिटल्स हैं।
अब बात करते हैं थर्ड शेल की। व्हेन n इज इक्वल टू 3 हो तो l कैन हैव वैल्यू 0, it can have l is equal to 1 and it can have l is equal to 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3s सब शेल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p सब शेल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3d सब शेल आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो m की वैल्यू रहेगी दैट वुड बी 0, मींस वहां पे हमारे पास देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। तो 3s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज 3s ओनली। अगर हम बात करते हैं l is equal to 1, so m will be having the values -1, 0 and +1। so means वहां पे हमारे पास 3p सबशेल में there will be 3 orbitals। so कौन कौन से होते हैं 3px, 3py and 3pz। so there are 3 orbitals। okay, और l is equal to 2 means m is equal to -2, -1, 0, +1 and +2 means there are 5 orbitals। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए देयर विल बी 9 ऑर्बिटल्स। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम जनरलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू कुछ भी हो, डिपेंडिंग अपॉन द n वी विल हैव द n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है so there will be only one orbital। okay, when n is equal to 2 means 2 square means 4 orbitals। तो हमने देखा था कि सेकंड शेल में हमारे पास टोटल 4 orbitals होते हैं। when n is equal to 3 है तो मीन्स हमारे पास वहां पे क्या आ जाएगा n square means 3 raised to power 2 means 9 orbitals। तो इसी तरीके से अगर हमें कुछ भी पूछा जाए कि सेवंथ शेल में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे तो हम वो पुट कर सकते हैं। तो when n is equal to 7 means 7 raised to power 2 means कितने आ गए 49 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वहां पे। ओके, अब बात आ गई ये तो है ऑर्बिटल्स की, देयर विल बी n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स तो किसी भी शेल में फॉर ए गिवन शेल so there will be 2n square electrons। ठीक है, फॉर ए गिवन शेल there will be 2n square इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे, अब बात कर रहे हैं n is equal to 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल means 2 into 1 square means 2 electrons। when n is equal to 2 the number of electrons 2 into 2 square so that will be the 2 into 4 that is 8 electrons। ठीक है, when n is equal to 3 तो number of electrons क्या रहेंगे 2 into 3 raised to power 2 that means 2 into 9 that is total 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए व्हेन n is equal to 6 है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द सिक्स्थ शेल, so we can put just 2 into 6 raised to power 2, so हम वहां से वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, so this is all about the quantum numbers। next we have to determine the size and the shape of the orbitals। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी बहुत हेल्प करती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने में, शेप ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने में, साइज ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो हमें बताता है अलाउड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कैसे कैसे जैसे जब हम वेव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जब हमारे इसके ऊपर हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है, एक एनर्जी वैल्यू मिलती है, साथ में वेव फंक्शन मिलता है हमें। ठीक है, तो मीन्स हर एक वेव फंक्शन हमें एक एनर्जी की वैल्यू देता है, वहां पे क्या देता है हमें, एक एनर्जी की वैल्यू देता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, दैट इज डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम लिखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे म्यू से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम उसका रिड्यूस मास लेते हैं दैट इज इक्वल टू m1
m2 upon m1 plus m2. m1 is the mass of electron and m2 is the mass of न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी है हमारे पास, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हमें वहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा, न्यूक्लियस भी लेना पड़ेगा, तो हम उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। और अगर हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये इक्वेशन जो हमें दी हुई है इन दी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसको हम और भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसको कन्वर्ट करें इन दी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये एक बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल्टा अपॉन डेल्टा आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल्टा साई अपॉन डेल्टा आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा साइन थीटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए थे उनको हम कन्वर्ट करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो वहां पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जब z को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वहां पे आता है आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करते हैं और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है, दैट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो इस इक्वेशन में हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और भी इसी तरीके से, अगर हम इसमें जो हमारी टर्म्स हैं आर थीटा और फाई, इनको अगर हम सेपरेट करें और जो हमारे पास वेव फंक्शन का जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा विच इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई नाउ। ठीक है, सो इसको हम अज्यूम करके चलते हैं इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आर विच इज ए फंक्शन ऑफ आर, ओके, एंड विच डिपेंड्स अपॉन द आर दैट इज द डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड theta which is a function of theta, and third one is the phi which depends upon the angle phi। okay, तो हम मान के चलते हैं कि जो फंक्शन है ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड थीटा एंड फाई आर द टू एंगल्स। ओके, तो फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, वन इज द आर विच इज द फंक्शन ऑफ आर मींस द डिस्टेंस, थीटा मींस वो थीटा एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और फाई जो फाई एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इनको तीन फर्दर हम फंक्शन में डिवाइड करते हैं। ओके, तो दिस रिजल्ट्स इनटू द सिंपलर इक्वेशन एंड ईच हैविंग वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये देखा गया वहां पे कि हमें वहां पे कुछ कांस्टेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ती है, और उन कांस्टेंट्स को हम यहाँ पे क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, हम क्वांटम नंबर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास आर है विच इज डिपेंड्स ऑन द टू क्वांटम नंबर्स दैट इज n एंड l। ठीक है, और जो हमारे पास थीटा है, थीटा जो है डिपेंड करता है ऑन द फर्दर टू क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से हैं वो, एक l है दूसरा m है। ठीक है, और जो हमारे पास फाई फंक्शन है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वन क्वांटम नंबर दैट इज द m। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि हमारे पास जो साई है जो साई है दैट इज आर थीटा फाई का फंक्शन। अब सो इट इज इक्वल टू आर which is depending upon n and l, and it is a function of distance। okay, next we have the theta which depends upon the l and m, and it is a function of theta angle। okay, and next is the phi function which is depending upon the m, that is the magnetic quantum number, and it is a function of phi angle। okay, so इसमें जो हमारे पास r है इसको हम रेडियल पार्ट कहते हैं, रेडियल पार्ट, एंड जो ये
दो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट। मीन्स जो हमारे पास एंगुलर फंक्शन है उसको हम एंगुलर पार्ट कह देते हैं, और जो हमारे पास एक डिस्टेंस का पार्ट है वो हमारे पास रेडियल पार्ट। मीन्स वी कैन से दैट कि जो हमारा वेव फंक्शन है, जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो फंक्शन है, दैट इज हैविंग टू पार्ट्स, वन इज द रेडियल वेव फंक्शन एंड अदर इज द एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस के रिलेटेड हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे हमारे पास एंगल से रिलेटेड कुछ वैल्यूज आएंगी। ओके, so this equations simply say that a wave function is the product of the three functions. One is the radial wave function which depends on the distance from the nucleus and is determined by the two quantum numbers, that is n and l. Okay, and the other two functions which depends on the direction, that is theta and phi, and are determined by the quantum number l and m. ठीक है, अब इसमें देखो l और m दोनों आ रहे हैं, इसमें सिर्फ m आ रहा है, मीन्स both these angular wave functions are determined by L and M. Okay, so this is called the radial wave function and the second one is called as the radial wave function. Okay, अब इसको हम define कैसे करते हैं? Okay, तो radial wave function को क्या define करते हैं? तो radial जो wave function है जिसको हम R लिखते हैं, N and L का फंक्शन है, डिपेंड करता है, और ये R का फंक्शन है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। So what it is actually? So radial wave function is the function which gives the distribution of electron as a function of distance. Okay, so I can write here, it is a function, the function which gives the distribution of electrons as a function of the distance, that is r, okay, from the nucleus. Clear? So it depends on the value of the two quantum numbers n and l. So इसलिए हम लिखते हैं कि जो हमारा simple r function है, r wave function है, that can be written as now r n l r bracket में. Okay, so second wave function is the angular wave function. तो angular wave function क्या describe करता है, क्या determine करता है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे angular wave function. Okay, so it is the product of theta, which is a function of theta, okay, and phi, which is a function of phi angle. Okay, this is called the angular wave function. It depends on the direction which are given by the angle theta and phi. So therefore we can say it determines the shape of the electron cloud. Okay, it determines the shape of the electron cloud or orbital. ठीक है, and it depends on the value of quantum number. कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं? L and M. Okay, since this angular wave function does not depend upon the n, means it does not depend upon the principal quantum number, so it means that the shape of all s orbitals, means चाहे वो 1s है, चाहे वो 2s है, चाहे वो 3s है, और कोई भी हमारे पास s orbital हो, they would be having the same shape. Okay, they would be having the same shape. Similarly, if we talk about the p orbitals, चाहे वो हमारे पास 2p orbitals हो, चाहे 3p orbitals हो, चाहे 4p orbitals हो, चाहे कोई p orbitals हो, they all have the same shape. Okay, so they have the same shape. Okay, so angular wave function can be further expressed as, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, theta which is a function of theta and phi which is a function of phi, इनको हम सिंपली कंबाइन करके लिख देते हैं as y theta and phi.
क्योंकि दोनों ही क्या है, एंगल्स हैं, तो एंगल को हमने इकट्ठा कंबाइन करके y लिख दिया. सो द कंप्लीट वेव फंक्शन विच इज ए फंक्शन ऑफ r, theta and phi now can be written as the r which is a function of r and y which is a function of theta and phi. Okay, so complete wave function represents an orbital in which the radial part gives the size and the angular part determine the shape. ठीक है, तो इस पार्ट से हमें क्या मिलता है, ऑर्बिटल का मिलता है साइज, और एंगुलर पार्ट से मिलती है उसकी हमें शेप. ठीक है, तो ये कंप्लीट जो वेव फंक्शन है दैट गिव्स द साइज एज वेल एज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक है, अब हम देखते हैं अभी कैसे मिलते हैं. अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे, ये इनकी जो कैलकुलेशन है हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, तो जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1s ऑर्बिटल के लिए हमें जो रेडियल पार्ट है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू मिलती है, दैट इज 2z अपॉन a नॉट रेज टू पावर 3/2 into e raised to power minus zr upon a naught. This is the radial part for the 1s orbital. अब इस पार्ट में हमारे पास r नहीं है, means the shape of the orbital or the size of the orbital you can say, क्योंकि radial part है तो ये size बताएगा, तो size of the orbital is governed by this term only, क्योंकि इसमें r आ रहा है. ओके, तो z क्या है, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर है, a नॉट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है. ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो है r की टर्म आ रही है, मींस 1s ऑर्बिटल का जो साइज है दैट इज गवर्न्ड बाय दिस टर्म ओनली. और अगर हम इसके एंगुलर पार्ट की बात करते हैं, y थीटा फाई की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास 1/4 पाई रेज टू पावर हाफ, मींस कोई भी एंगल नहीं आ रहा है, एक कांस्टेंट टर्म आ रही है. सो वी कैन से दैट द वेव फंक्शन ऑफ द s ऑर्बिटल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा एंड फाई and depends only on the r part, ठीक है, distance part from the nucleus. So it is clear from the wave function of the 1s orbital that the s orbital जो है that is independent of the theta and phi. This means these orbitals will have the wave function जो हमारे पास डिटरमिन करेगा उनका साइज का. अगर हम 2s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियल पार्ट आता है दैट इज z अपॉन 2 a नॉट into 2 minus zr upon a naught e raised to power minus zr upon 2a naught. ओके, तो ये है उसका रेडियल पार्ट. अगर एंगुलर पार्ट की बात करते हैं तो एंगुलर पार्ट क्या हमारे पास वो सेम है, इसमें भी हमारे पास कोई भी एंगल नहीं आ रहा. ओके, और अगर हम 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये टर्म जो है लंबी होती जाती है 2/27. ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, that is 3/2 into 27 minus 18 zr upon a naught plus 2 zr upon a naught square into e raised to power minus zr upon 3 a naught. ओके, अगर हम इसका एंगुलर पार्ट लिखते हैं तो 1/4 पाई अंडर रूट. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि वेव फंक्शन ऑफ s ऑर्बिटल आर द इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा एंड फाई. तो एंगुलर पार्ट में देख सकते हो भी कोई भी थीटा और फाई की हमारे पास टर्म नहीं आ रही है. ठीक है, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द ओनली डिस्टेंस, मीन जो है डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड कर रहा है. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द वेव फंक्शन ऑफ 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल द वेव फंक्शन ऑफ s ऑर्बिटल जो 4s और 5s का होगा दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा एंड फाई, क्योंकि इसमें भी हमारे पास थीटा फाई नहीं आ रहा तो उसमें भी हमारे पास कोई थीटा फाई नहीं आएगा. दिस मीन दैट दीज ऑर्बिटल्स हैव द सेम वेव फंक्शन और द प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जो 1s ऑर्बिटल की बात है, मैंने बताया था कि वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसमें r की टर्म नहीं आ रही, और 2s में इसमें r आ रहा है, इसमें r आ रहा है, मींस इस पे तो डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये तो देखो पार्ट सेम ही है, ये पार्ट सब में सेम आ रहा है. ओके, साथ में हमारे पास एक टर्म हो आ रही है 2 minus zr a naught. ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये टर्म है 2s ऑर्बिटल में, जिसमें हम लिखते हैं 2 minus zr अपॉन a naught, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है विच इज डिपेंडिंग अपॉन द r. ठीक है, तो मीन्स ये एक पार्ट है जो हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा. ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि व्हेन r इज इक्वल टू 2a naught हो जाए, ओके, मीन्स जो हमारा बोर रेडियस है
उसका जो डबल हमारे पास डिस्टेंस आएगा दैट इज आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वहां पे जो हमारे पास ये टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, मींस 2 माइनस जेड की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, और आर की वैल्यू क्या ले लें हम 2a नॉट ले लें, तो 2a नॉट अपॉन a नॉट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। तो मींस दिस पॉइंट एट विच द रेडियल वेव फंक्शन इज जीरो, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉट कहेंगे। r इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2a naught means after that distance when r will be greater than 2a naught, तो wave function becomes negative, वहां पे ये wave function क्या बनता जाएगा, नेगेटिव बनता जाएगा। ठीक है, तो रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ ए डायग्राम। तो अगर हम यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की डायग्राम प्लॉट करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं r इन पिकोमीटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेडियल वेव फंक्शन। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो हमारा रेडियल वेव फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता जाता है, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये ऑर्बिटल कब है, ये शेप कब आएगी हमारे पास, व्हेन n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द 1s ऑर्बिटल। और अगर हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम फॉर द 2s ऑर्बिटल, तो दिस इज r in picometer here and we have the r radial wave function at here। तो हमने क्या देखा है कि इनिशियली इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डिक्रीज कर रही है, तो एक पॉइंट पे आके क्या होते हो, व्हेन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a नोट हो जाएगा, तो वहां पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब से हम r इंक्रीज होगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ठीक है, धीरे धीरे जाके ये क्या करती है, फिर इंक्रीज होती है, तो ये फिर यहाँ पे खत्म हो जाता है। मीन्स वहां पे हमारे पास जहाँ पे ये जीरो आ गई तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाती है, एक नोड आ जाती है। और ये किसके लिए ग्राफ है हमारे पास, व्हेन n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 0 है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 3s के लिए ड्रॉ करें, तो 3s में हमारे पास एक टर्म और आ रही थी, तो उसके लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो क्या रहेगा, we have the radial wave function and we have the r here in picometers। so उसका डायग्राम भी थोड़ा सा सेम होगा और बाद में जाके चेंज होगा। पहले तो करेगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, अल्टीमेटली क्या करेगी, इंक्रीज करके ये फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है फंक्शन की, तो वहाँ पे हमारे पास दो नोड्स आ जाएंगे। सो वी हैव द टू नोड्स व्हेन n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 0 है, तो मीन्स 3s ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो जनरली अगर बात करते हैं s ऑर्बिटल की, तो हमारे पास n माइनस 1 नोड्स आती हैं वहाँ पे। ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करनी हो तो हम n माइनस 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब व्हेन n वाज इज इक्वल टू 1 तो वहाँ पे हमारे पास कोई नोड नहीं थी, सिर्फ हमारे पास क्या था पे एक डिक्रीजिंग कर्व था हमारे पास। व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो क्या आ जाएगा पे 2 माइनस 1 1 नोड, तो हमने देखा था यहाँ पे एक नोड आ रही है। व्हेन n इज इक्वल टू 3 है तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 3 माइनस 1 2 नोड्स आ रही हैं। इसी तरीके से आप किसी भी s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो फर्दर ऑर्बिटल्स हैं 2p 3p 3d 4f एंड सो ऑन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।